45 पे क्लास नहीं होता, 30 से क्लास होता है। मुझे तो 11:30 बोला गया है ना, 11:30 से। हाँ, 12:45 पे छोड़ देंगे, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से निपटा लो। संडे को क्लास होगी क्योंकि उसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, ठीक है। मंडे को छुट्टी, हाँ, तो इसलिए संडे को पढ़ा रहे। ये इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि आप थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं लिखते हो ना, इसलिए। शांत, मूव ऑन। मूव ऑन। आपको चैप्टर स्टार्ट लिखना है, चैप्टर का नाम है बेंजीन। नहीं भाई, बिस्किट नहीं खाता मैं, थैंक यू। बेंजीन लिख लो, इसको ना खाया करो। एक बार कुरकुरे खाते हुए पकड़ा था, अब ये खाते हुए पकड़ रहे हैं। मार्केट में सेब मिलता है, मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं, वो खरीद लिया करो, अच्छा नहीं लगता है। और ये एक डॉक्टर बनने वाले इंसान की तरफ से आ रहा है। चलो भाई, चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सब आवाज आ रहा है? मेरा आवाज मुझे ही क्यों आ रहा है? आवाज आ रहा होगा। चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आपको पढ़ना है इसके अंदर बेंजीन। बेटा मुंह चलते हुए देख लिया मैंने तो आप बाहर जाओगे, इसलिए इस क्लास में बैठना है एकदम शांत, नहीं तो बाहर चले जाओ। लिखो बेंजीन बनाने का प्रोसेस। बाहर जाना है, चुपचाप बैठो। सबसे पहले एल्कीन से हम बेंजीन कैसे बनाएंगे, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें यही सीखना है कि हम एक एल्कीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। अब बचपन के दिन याद करिए, जब आपको हम एल्केन पढ़ाया करते थे, उस एल्केन में हमने एक रिएक्शन पढ़ा है जिस रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन, है ना। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से हम किसी भी एल्केन्स को हम बेंजीन में कन्वर्ट कर रहे थे। कंडीशन ये था कि एल्केन के पास मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए, है ना। हमने सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्केन से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपके पास एक एल्केन हो, 1 2 3 4 5 और 6। अगर एल्केन के पास 6 कार्बन हो तो हम एक रिएक्शन करते थे जिसका नाम होता था एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन का आपके पास रिएजेंट्स क्या क्या होते थे, या तो Cr2O3, या तो V2O5, या तो मॉलिबेडनम MO2O3, यही तीनों होता था। और इसको, इस पूरे रिएक्शन को लिखा जाता है सपोर्टेड विथ एल्यूमिना। Al2O3 का सपोर्ट रहता है, जैसे रिएक्शन में सॉल्वेंट होता है ना, वैसे ही यहां पे Al2O3 सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो 6 कार्बन का मिनिमम होना चाहिए। अगर आपके पास डी ब्लॉक का कोई ऑक्साइड मिल गया, एल्केन के सामने डी ब्लॉक का ऑक्साइड है, सीधा ये एल्केन जो है बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। 6 कार्बन का बेंजीन है, ये बेंजीन में आपके पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मान लो 6 के बजाय मैंने 7 कार्बन का आपके पास एल्केन लिया है, तो अगर मेरे पास 7 कार्बन है तो 6 कार्बन का तो क्या बन गया, बेंजीन। और 7वां कार्बन को कहां लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, टॉल्वीन। 7वां कार्बन मैंने टॉल्वीन बना दिया। मैंने मान लो अगर मैंने 8 कार्बन ले लिया है और 8 कार्बन के एल्केन का मैं एरोमेटाइजेशन करा रहा हूं, तो 6 कार्बन से तो क्या बन गया, बेंजीन। और 8 कार्बन के लिए एक ये हो सकता है कि इथाइल ऊपर लगा हो,
या फिर दो मिथाइल लगा हो। अब दो मिथाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है, या तो मेटा पोजीशन पे लग सकता है, या तो पैरा पोजीशन पे लग सकता है। तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेगा यहां पे थर्ड केस। यही तीन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए, ठीक है। तो एल्कीन से बेंजीन बनाने का प्रोसेस हमने यहां पे पढ़ लिया, एरोमेटाइजेशन, जो डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स की मदद से आप काम में लेते हो। अच्छा, एल्कीन के बाद कभी भी एल्कीन से बेंजीन नहीं बना सकते हो, ठीक है। एल्कीन से बेंजीन नहीं बनाओगे, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से बेंजीन बनाने का कोई प्रोसेस हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या? क्या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पढ़ा था? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में हम बेंजीन और उसके डेरिवेटिव बना दे रहे थे। तो सेकेंड जो रिएक्शन है बेंजीन बनाने का, वो है एल्काइन से बेंजीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। ये वाला जो है वो है एरोमेटाइजेशन, और ये वाला जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसका रिएजेंट बता सकते हो क्या? रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में। और इसको हम लोग चूंकि एक दिन पहले ही पढ़े हैं तो इसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। बेंजीन बनाना हो या बेंजीन का डेरिवेटिव बनाना हो, सब के सब बन सकते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। तो एल्केन से आप बेंजीन बना सकते हो, एल्काइन से आप बेंजीन बना सकते हो, है ना। उसके बाद एल्केन एल्काइन के बाद थर्ड आप लिखोगे कि बेंजीन, बेंजीन हैलाइड से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो बेंजीन। बेंजीन हेलो बेंजीन या हेलो एरीन जिसको हम लोग बोलते हैं, हेलो एरीन से आप कैसे बनाओगे? तो फिर से जब मैं एल्केन आपको पढ़ा रहा था तो वो बचपन का समय याद करो। हेलो एरीन से बेंजीन कैसे बना रहे थे? एक मेथड हमने पढ़ा हुआ है, अभी बोलूंगा तो आपको चमक भी जाएगा। आपको मैं बेंजीन के अंदर, बेंजीन के ऊपर मान लो सीएल लगा है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाने का प्रोसेस पढ़ा हुआ है। आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था, आपको याद हो मैंने पढ़ाया था ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, है ना। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में थर्ड रिएक्शन आपको यहां पे मैं लिख रहा हूं। थर्ड रिएक्शन चूंकि अब लंबा समय हो गया है तो इसको मैं बता देता हूं क्या पढ़ा था हमने ऊर्ज फिटिग में। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में क्या एक हम लोग बेंजीन का हैलाइड ले रहे थे और एक हम लोग एल्केन का हैलाइड ले रहे थे, है ना। तो सबसे पहले मान लो मैंने क्या ले लिया है? क्लोरोबेंजीन। और फिर हमने क्या ले लिया है? मान लो एल्काइल वाला क्लोराइड ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। तो आपके पास क्या होता था? यहां से बेंजीन रेडिकल बनता था, यहां से मिथाइल रेडिकल बनता था। और क्या ये सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे तो बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, बेंजीन या उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या तो बेंजीन बने या तो उसका डेरिवेटिव बने, एक ही बात है। अच्छा, हमने एक और रिएक्शन पढ़ा था, याद हो? अगर मान लो इसी के 2 मोल ले लेते थे तो इस रिएक्शन का नाम क्या था? इसी के 2 मोल अगर हम ले रहे थे तो इसका नाम हो गया था फिटिग रिएक्शन। और दोनों क्या बेंजीन ही कंबाइन हो जाएंगे? तो ये भी तो एरोमेटिक ही है, दो बेंजीन बन गया, दो बेंजीन का रेडिकल बनेगा और दोनों बेंजीन आपस में कंबाइन हो गए, दो एरोमेटिक कंपाउंड प्रोडक्ट बन गया। दो बेंजीन मतलब दो तरह से एरोमेटिसिटी आ रही है। तो चाहे ऊर्ज फिटिक कराओ चाहे फिटिक कराओ, उससे भी आप बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला आपके सामने जो रिएक्शन है ये है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मान लो आपके पास लिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन के आगे आपके पास मान लीजिए लिया हुआ हो CH3CH, यहां पे Cl और यहां पे Br, क्या बनेगा? व्हाट विल बी, मान लो सोडियम ड्राई ईथर बनता है तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या यहां पे बेंजीन जो जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का आईयूपीएसी नाम या कॉमन नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम भी बताना है, कॉमन नाम भी बताना है। रिएक्शन तो आता है भाई, यहां से बेंजीन का रेडिकल बनेगा, यहां से आइसोप्रोपाइल का रेडिकल बन रहा है, यहां पे आइसोप्रोपाइल का रेडिकल बनेगा, है ना। तो आपके सामने बेंजीन बन गया, बेंजीन का रेडिकल, और क्या यहां पे कार्बन के बीच में बन रहा है
तो क्या आपके स्क्रीन पे देखो, क्या आपके सामने कॉमन नेम के नाम पे क्यूमीन बोलते हैं? और अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी तो है, इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी है। ठीक है, तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन ये हम सब कर चुके हैं, जिसमें हम बेंजीन ऑलरेडी बना चुके हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास तीसरा हो गया। 3 रिएक्शन। एल्केन से कैसे बना, साथ साथ में आप लोग लिखते रहिए। एल्काइन से कैसे बना वो भी बता दिया हमने, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। बेंजीन हैलाइड या हेलो एरेन से कैसे बना वो हमने बना दिया, या तो फिटिक करा दो या ऊर्ज फिटिक करा दो। फिटिक कराओगे तो 2 बेंजीन बन जाएगा, ऊर्ज फिटिक कराओगे तो 1 बेंजीन और 1 अल्काइल बन जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन हो गया, बेंजीन का हैलाइड हो गया। अच्छा, बेंजीन के ऊपर OH लगाते हैं तो क्या बनाते थे? फिनॉल। तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाओगे, आओ दिखाते हैं। हाँ, मैंने आपको रिएक्शन कराते हुए बताया था कि जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जिंक दिख जाए, जिंक का काम है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिएक्शन कर जाना। जैसे याद करो, ZnCl2 बना ले रहा था, जिंक डस्ट डालते ही डीहेलोजिनेशन हो रहा था, ZnCl2 बन जा रहा था, है ना? उसी तरह जब आपके सामने फिनॉल दिया है, फिनॉल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो क्या जिंक इस बार ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? ZnO बना देगा। तो फिनॉल से अगर ऑक्सीजन निकल गया, चौथा मान लो आपके पास लिखा हुआ है फिनॉल से आपके पास बेंजीन बनाना है, फिनॉल से बेंजीन। तो फिनॉल में देखो आपके सामने बेंजीन तो है ही, उसके ऊपर आपके पास OH दिया गया है, दिस इज फिनॉल। आपको सामने आप जिंक लिख दो, जिंक डस्ट लिख लो, जिंक मेटल लिख लो, जिंक होना चाहिए। जैसे ही आप जिंक लिखोगे, क्या फिनॉल से ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या ऑक्सीजन जाके ZnO बना लेगा? और देखो क्या इससे बेंजीन बन गया? क्या यहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है? चूंकि इस ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस। अच्छा, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे? रिडक्शन। तो फिनॉल से बेंजीन बनाना जिंक की मदद से, रिडक्शन प्रोसेस की मदद से होता है। लिख लो फटाफट से, लिख लिया आपने? बैक स्लाइड। हो गया? फिनॉल के बाद ये चार्ट कंप्लीट कर देता हूं। फिनॉल के बाद एल्डिहाइड और कीटोन से, यानी कि बेंजल डिहाइड, या लिखो बेंजीन कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें दोनों ही आ गया। बेंजीन का एल्डिहाइड या बेंजीन पर कीटोन हो तो आप कैसे बनाओगे उससे बेंजीन, ये सीखना है। उसके बाद मान लो अगर बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उससे आप बेंजीन कैसे बनाओगे, ये भी आपको पढ़ना है। सातवां, बेंजीन पे सल्फोनिक एसिड हो, उससे आपको कैसे आगे बनाना है। तो ये 7 रिएक्शन आपको करने हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाँ उल्मान से बना सकते, उल्मान पढ़ लिया ना, दोबारा क्यों पढ़े? हाँ बनता तो है ही ना बेंजीन। फिर 8वां लिखिएगा, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा।
पहले बेंजीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनेगा और फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे। 9 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 9 के 9 करने हैं। उसके बाद 9 के बाद 11 केमिकल रिएक्शन है और सब वन लाइनर है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सब वन लाइनर से देख रहे हो, सब ऑलमोस्ट जाना पहचाना रिएक्शन है। कहां पे लगाओ एक बार, लगाओ एक बार, खुद ही गलती का एहसास हो जाएगा। कहीं भी लगाओगे कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन जाएंगे। हो गया ये वाला। चलो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, फिनॉल से बेंजीन आपने बना लिया है। मान लो बेंजीन का एल्डिहाइड हो या बेंजीन का कीटोन हो, तो पांचवा रिएक्शन है आपके पास, एल्डिहाइड कीटोन अगर बेंजीन पे है, वहां से आप बेंजीन कैसे बनाओगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन से फर्दर आप बेंजीन कैसे बनाओगे, आ जाओ। तो बेंजीन के ऊपर मैंने सबसे पहले एल्डिहाइड बना लिया, तो दिस इज योर बेंजीन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड का मतलब क्या है यहां पे, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको कीटोन बनाना है, तो बेंजीन के ऊपर आपने बना दिया है सी डबल बॉन्ड ओ, और आगे ले जाएंगे हम CH3, ये हो जाएगा बेंजीन के ऊपर कीटोन। तो बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड हो गया, बेंजीन के ऊपर कीटोन हो गया, ठीक है। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड हुआ, कैसे आप बेंजीन बनाओगे, ध्यान से सुनो। कौन सा ऐसा मेथड आपने पढ़ा है जहां पे एल्डिहाइड जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर पढ़ा है, वहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था, हाइड्रोजन लग जा रहा था। तो अगर मैं यहां से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या ये टॉल्विन नहीं हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन हटा के अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं, क्या ये इथाइल बेंजीन नहीं हो जाएगा। तो बेंजीन का डेरिवेटिव बन गया ना। तो एल्डिहाइड या कीटोन से अगर बेंजीन बनाना हो, तो सिंपली या तो आप ZnHgHCl ले लो, इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, या फिर और NH2NH2OH माइनस ले लो, तो ये हो जाता है आपके पास उल्फ किस्नर। ये करता क्या है, दोनों के दोनों एल्केन बना देता है। तो बेंजीन तो एज इट इज रह जाएगा, जो ऑक्सीजन है वहां पे हाइड्रोजन जुड़ के टॉल्विन हो गया। बता रहे यहां पे नीचे आइए, जब इस केस में देखोगे आप, तो यहां पे भी जितने भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वहां हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या ये इथाइल बेंजीन बन जाएगा। सारे के सारे ऑक्सीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, इथाइल बेंजीन बन गया। अच्छा मान लो मैंने आपको एक और रिएजेंट बताया था, रेड फास्फोरस एचआई, जल्दी बैठ जाओ। रेड फास्फोरस एचआई क्या करता था, जितने भी ऑक्सीजन है सबको हटा के हाइड्रोजन लगा देगा, चाहे अल्कोहल हो, एसिड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, हर जगह। तो यहां भी तो रेड फास्फोरस एचआई आप डालोगे, और रेड फास्फोरस एचआई क्या कर देगा, किसी भी केस में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, मान लो मैं यहां पे कीटोन ले रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, तो क्या बनेगा आपके सामने, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन लग जाएगा, और आपके सामने क्या बन गया, इथाइल बेंजीन बन के तैयार। एल्डिहाइड अगर रहेगा तो वहां पे भी आपके सामने रेड फास्फोरस एचआई से ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लग जाता है, और आपके सामने टॉल्वीन बन जाता है। टॉल्वीन बन जाता है। आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन से अगर एल्केन बनाना हो, तो या तो उल्फ किस्नर, या क्लीमेंसन, या रेड फास्फोरस एचआई। इस वाले को, ऊपर वाले रिएजेंट को क्या हम लोग क्लीमेंसन बोलते हैं, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। और नीचे वाले को क्या हम लोग उल्फ किस्नर रिडक्शन बोलते हैं, तो दिस इज उल्फ किस्नर रिडक्शन। क्या क्लीमेंसन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, और उल्फ किस्नर रिडक्शन बेसिक मीडियम में होता है। हाँ नहीं,
डबल बॉन्ड ओ रहता है वहां पे क्लीबेंसल लगता है एल्डिहाइड और कीटोन में। यहां जिंक डस्ट, जिंक मेटल ले लो, जिंक डस्ट ले लो, जिंक ले लो, एक ही बात है। मेटल को भी पाउडर फॉर्म में करके ही रिएक्शन होता है। भाई मेटल आए ना तो छोड़ देना फिर। तीनों में से कोई भी लिखा आ सकता है, जिंक मेटल लिखा हो, जिंक डस्ट लिखा हो, और जिंक लिखा हो, सिंपल। हाँ 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 हाँ, ये वाले में यहां भी आप लगा सकते हो, यही कह रहे हो ना? बिल्कुल लगा सकते हैं, भाई नो। हर जगह मैंने बोला ना, एल्डिहाइड हो, अल्काइल हैलाइड हो, एस्टर हो, अमाइड हो, जहां भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखे, एसिड हैलाइड हो, हर जगह हटा के हाइड्रोजन लगाए। हाँ, इससे बेंजीन डायरेक्टली बनाना चाहो, सीधा बेंजीन बनाना है, एक प्रोसेस है, पढ़ाऊंगा अभी। निकल एल्युमिनियम NaOH लेते हैं, जिसको हम लोग रानी निकल पढ़ते थे, रानी निकल, वो भी पढ़ेंगे अगले 2-3 स्टेप के बाद पढ़ेंगे कि डायरेक्टली Br हटके सीधा सीधा बेंजीन बन जाएगा, डायरेक्टली Cl हटके बेंजीन बन जाएगा, वो रानी निकल में पढ़ेंगे। निकल एल्युमिनियम / NaOH से वो हट जाता है। एल्डिहाइड कीटोन के बाद एक लगे हाथों इसी से मिलता जुलता है, पहले वो करते। अगर मान लो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बेंजीन बनाना है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बेंजीन बनाना है, तो कैसे करोगे? तो बोर्ड पे देखो, अगर मैंने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो ये रहेगा आपके पास बेंजीन, ऊपर रहेगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ऐसा क्या करें कि बेटा यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन हो जाए? ऐसा क्या हो रहा है, जरा बोर्ड पे देख के बताना। क्या COOH हट रहा है? क्या कोई हमने ऐसा मेथड पढ़ा हुआ है जहां पे COOH हट जाता है? क्या सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ा है जिसमें CO2 हट जाता है? तो यहां से सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, और सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन ये COOH को CO2 बना के बाहर निकाल देता है, और CO2 बना के बाहर निकालेगा, और ध्यान रखना, क्या वो Na2CO3 बना लेता है? सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है, यहां पे देखोगे NaOH CaO और हीट लेते हैं, NaOH CaO और हीट। क्या यहां पे 3:1 रेशियो लेते हैं? यस। आपको मैंने एक और चीज बताया था कि जब भी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करो या कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देता है, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन। और इसका वो भी बताया था लॉजिक, क्योंकि अगर हम न्यूट्रल ले लिए तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है? तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिएक्शन हो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देता है, एसिड नहीं देता है। तो यहां पे याद रखो COO Na+, सॉल्ट बन गया। सॉल्ट को हमने सोडा लाइम के मिक्सचर से रिएक्शन कराया 3:1, वो कार्बनाइन इंटरमीडिएट बनता था, और स्टेप डाउन रिएक्शन होके CO2 रिलीज हुआ। क्या हमने ये पढ़ रखा है पहले? तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन आपके पास हो गया, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा लिखवाए थे? हम्म हम्म सब जगह काम करेगा। वो बेसिकली CO2 पे काम करता है, उसके उससे क्या लगा हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका काम इस CO2 पर रिएक्ट करना है, इस CO2 को निकालना है। अब इधर कुछ भी लगाओ, R लगाओ, AR लगाओ, डजंट मैटर। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बनाओगे? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बनाओगे, सोच के देखो।
मैंने बोला सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन से बेंजीन के ऊपर जो CO2 है बेंजीन बना सकते हैं। इसके लिए बताया मैंने, आप समझ ज्यादा लिए। हाँ, क्या डाउट है? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? तो ये पंचर वाले जैसे आवाज बना के बोलते हो ना, सर भास्कर का तबीयत खराब। भास्कर ने क्या पिए रखा हुआ है तुमको? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट, क्लास में है, क्लास में है, क्लास में। हाँ, 11 बजे। तुम लोग सर्वेश सर के फोन आने पे हो करने लग रहे हो। चलो, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन बनाने का प्रोसेस था। नेक्स्ट, फिर लिखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाओगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाओगे आप बेंजीन? दिसंबर आपका वो है डेडलाइन। जब मैं लेक्चर 1 लूंगा ना, हेलो अल्केन हेलो अरीन का, तब आपको पता चल जाएगा कि दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा। बिकॉज आधी रिएक्शन आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, यहां भी तो पढ़ ही रखा है ना, तो ऑलरेडी PPCH होता रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लंबा पढ़ लेते हैं ताकि आगे आने वाले सारे चैप्टर में अब हमें आसानी हो। तो इसीलिए केवल एक लेक्चर लगेगा जिसमें पूरा हेलो अल्केन हेलो अरीन का प्रिपरेशन हो जाएगा, केवल एक लेक्चर में। है 7 रिएक्शन है, बट उसमें से 4 आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, अपने को नया 3 ही रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन वो 2 लेक्चर लगेगा, मतलब कुल मिला के 3 से 4 लेक्चर में 5 लेक्चर हार्डली में हेलो अल्केन और हेलो अरीन सब खत्म हो जाएगा। राइट, इसको निपटाएंगे नहीं, आप देखोगे तो क्वेश्चन वही होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आज मैं शाम में 6 बजे 15 पॉइंट लिख के दे रहा हूं, टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, 5 लाइन है एल्केन में, 4 लाइन है एल्कीन में, 2 लाइन है एल्काइन में, और रिमेनिंग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है बेंजीन से रिलेटेड, उतने ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मैं आज टेलीग्राम में लिख के डाल दूंगा, आप उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग से क्लास लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसमें बस यही पढ़ना है, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है। ठीक है, रेयर कभी अभी तक मतलब एक आध बार तो आया है, हाँ, बट उसमें भी ये नहीं आता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ये आता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट आप ध्यान दे देना बस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बाकी सॉलिड लिक्विड गैस को नहीं पूछता। ठीक है, पूछने के लिए ये सब भरा तो पड़ा है। हो गया ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट आप लिखोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आप बेंजीन या उसका डेरिवेटिव कैसे बनाओगे, बोर्ड पे देखो। देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब यहां पे बेंजीन लगा दो सबसे पहले, और इस बेंजीन में आप सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H लगा दो। ठीक है, अब देखो हमें बनाना है यहां पे बेंजीन, हमें बनाना है यहां पे आपके पास बेंजीन। क्या ऐसा होगा कि यहां से SO3H हट जाए? SO3H हमें यहां से रिमूव करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो SO3H है ना, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ये इसके पेरेंट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखोगे आपके सामने
हम लोग यहां पे वाटर, वो भी वार्म वाटर डालते हैं। वार्म वाटर का मतलब हो गया ना वेरी हाई टेम्परेचर ना वेरी लो टेम्परेचर, मीडियम टेम्परेचर, ठीक है। वार्म वाटर जब हम डालेंगे तो यहां SO3H से रिएक्शन करेगा और H2SO4 बन के ये रिलीज हो जाएगा। तो SO3 को याद रखना है, H2SO4 बना लेना है, रिलीज हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, वार्म है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन। आपको मैंने ये भी, अच्छा आज अभी पढ़ेंगे, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना भी पढ़ेंगे। सल्फोनिक एसिड से बेंजीन तो पढ़ ही लिया, केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे ये इससे इधर कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो, रिएक्शन नंबर 8 जो है आपके पास वो है कि अगर मान लो बेंजीन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देगा, बेंजीन पे माइनस, और बेंजीन पे माइनस देगा तो हमें बेंजीन बनाना है, क्या उसको H प्लस दे देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे देख लो यहां पे मैंने मान लो बेंजीन पे ग्रिग्नार्ड ले लिया MgCl, क्या ये बेंजीन पे माइनस रिलीज करेगा, और इस बेंजीन पे माइनस में मान लो वाटर दे दो या H2 ROH दे दो या आप H2SO4 दे दो, कहीं से भी H प्लस दे दो, कोई भी आपके पास H प्लस दे दो तो क्या हो जाएगा, आपके पास बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन ग्रिग्नार्ड क्या रिलीज करता है, बेंजीन पे माइनस, और बेंजीन पे माइनस में H प्लस दे दो, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी ग्रिग्नार्ड में H प्लस ना देके R प्लस दे दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसी ग्रिग्नार्ड में मैं H प्लस ना देके CH3Cl दे दूं R प्लस, देखो यहां पे डेल माइनस दिख रहा है और यहां पे डेल प्लस दिख रहा है। सिमिलरली यहां पे देखोगे, क्या यहां पे CH3NH2 दे देता हूं तो क्या यहां पे डेल माइनस दिख रहा है, यहां पे डेल प्लस दिख रहा है। बेंजीन को प्लस चाहिए, वो H प्लस हो या R प्लस हो, बेंजीन को बस प्लस देना है। तो कोई भी आप RCl या CH3Cl, तो दोनों ही केस में क्या R प्लस मिल रहा है CH3 प्लस, और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस जाके जुड़ जाएगा, प्लस चार्ज जाके जुड़ जाएगा, जैसे H प्लस जुड़ा वैसे CH3 प्लस जुड़ जाएगा। नाइन्थ रिएक्शन है आपके पास, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। अब देखो वैसे तो डाइएजोनियम सॉल्ट आपको अमाइन चैप्टर के अंदर पढ़ना है, बट एक यहां पे अभी के लिए फर्दर दिमाग में याद कर लेना है, अभी के लिए याद रखना है, अमाइंस में इसका मैकेनिज्म भी पढ़ना है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट होता क्या है, तो देखो अगर मैं बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दूं तो इस कंपाउंड को बोला जाता है एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया तो इसको बोला जाता है एनिलीन। अगर हम एनिलीन के साथ NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर लेते हैं, या फिर इसी NaNO2 HCl को रिएक्शन करा के एक प्रोडक्ट बनता है HNO2 ले लेते हैं, या तो वो ले लो या तो वो ले लो, तो ये जो NH2 है वो बेंजीन के ऊपर डाइअजोनियम बना लेता है। देखो केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को बेटा एजो बोलते हैं, तो इट इज डाइएजो N2 प्लस, और यहां पे चूंकि HCl लिया है तो Cl माइनस, HBr लेंगे तो Br माइनस, तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो बना है दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसको बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब N2 जो होता है ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है, जस्ट अगले ही चैप्टर में आपको पढ़ना है कि N2 जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अगले ही चैप्टर में आपको ये पढ़ लेना है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब चूंकि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या यहां से लीव कर जाएगा, और लीव करने के बाद आप कुछ भी ले लो, मान लो H3PO2 ले लो या SnCl2 प्लस HCl ले लो, या आप क्या ले लो, या तो ये ले लो ये ले लो, या फिर CH3CH2OH ले लो, कहीं से भी ऐसा रिएजेंट ले लो जो आपके सामने H प्लस दे रहा हो, तो N2 वहां से निकल जाएगा और H सिंपली जाके लग जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा। ये याद करना है फिलहाल के लिए कि NaNO2 HCl क्या करेगा, एनिलीन को बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाएगा,
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में N2 लीव कर जाता है रिएक्शन, हाँ रिलीज होगा। दूसरा, हाँ उधर से आ रहा है। इसका पूरा मैकेनिज्म है अमाइन में। लास्ट रिएक्शन है आपके पास, मान लो हेलोबेंजीन आपके पास दिया गया हो और हेलोबेंजीन से मुझे डायरेक्टली बेंजीन बनाना हो। मुझे बेंजीन डेरिवेटिव नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली बेंजीन चाहिए। तो हेलोबेंजीन कोई भी हो, मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया, तो मुझे किसी भी तरह यहां से Cl हटा देना है, अपना काम हो जाएगा। तो Cl हटाने के लिए हम लोग एक स्पेशल रिएजेंट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। निकल प्लस निकल कॉमा एल्युमिनियम इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सॉल्वेंट लेते हैं। क्या ये कहीं पढ़ा है हमने? ये राने निकल है। ये हमने कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में पढ़ा था कि एल्युमिनियम जो है वो NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा और NaOH में डिसॉल्व होके ये जो बचेगा निकल, उसको क्या बोलेंगे? राने निकल। और ये राने निकल क्या करता है? Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl यहां से हटा देता है। तो ये 9th वाला रिएक्शन बेटा आपको याद करना है, 10th वाला रिएक्शन याद करना है, बाकी समझ समझ के लिख लेना है, बाकी लॉजिक काम करेगा, 2 याद करना है। तो 10 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, 10 आपके पास हो गए। नहीं, N2 वैसे भी अच्छा होता है, तो N2 प्लस रिमूव कर देंगे, यहाँ पे माइनस बचेगा, माइनस बच गया तो H प्लस लेके प्रोडक्ट बना देगा। हाँ, N2 गैस निकलेगा। अब बताओ मुझे, N2 ब्राउन गैस होता है कि कलरलेस गैस होता है? N2 सबसे पहले देख लो, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है भाई साहब। देखो एमओटी बना के बता देता हूं, 4 डब्बे एमओटी में फिक्स होते हैं। N2 कितना इलेक्ट्रॉन है? 14। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो होता है? 2-1-2-1 सिस्टम फॉलो कर दो। अब 14 इलेक्ट्रॉन को भर दो, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। कहां से पैरामैग्नेटिक दिख रहा है? डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है तो कलर आएगा नहीं आएगा? तो कैसा कलर है? कलरलेस। NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। सेवेंथ में वार्म वाटर क्यों? लो टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, ये भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, रिएक्शन नहीं करेगा। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी रिएक्शन देगा। चलो अब लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये आपके पास 10 रिएक्शन से 10वां भी ऐड कर लीजिए। हेलो बेंजीन से डायरेक्टली बेंजीन अगर बनाना हो, ठीक है, रानी निकल से काम हो जाएगा। ये हो गया बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और आगे अब लिखो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। लिखना है अभी, जल्दी लिखो। इसी तरह 10 रिएक्शन और है केमिकल रिएक्शन में, जो कि अगले 1-2 पेज में हो जाएगा। छोटे छोटे वन लाइनर है, बेंजीन और एल्काइन, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। अमाइन भी ऐसे ही है, छोटा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल छोटा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल तो मैं कह रहा हूं तुम पढ़ ही चुके हो, बायो में तो पढ़ ही लोगे, बड़म पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, पढ़ा देंगे तुमको।
ठीक है, हम भी पीपीटी लेके आएंगे, है ना, लिख देंगे कि ये देखो ग्लूकोज है, ये देखो फ्रक्टोज है, ऐसे ही होता है। चलो भाई नेक्स्ट। हो गया, ये सॉलिड स्टेट हट चुका है चैप्टर, नया एनसीईआरटी ले लो। लॉजिक भाई, नहीं पढ़ेंगे नया क्यों ले ले, सही बात है। हाँ भाई, फ्री पी ब्लॉक का सिलेबस क्या है, ये तुम ऑर्गेनिक क्लास में क्यों पूछ रहे हो। पी ब्लॉक में सिलेबस ये है, पूरा फैमिली पढ़ना है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18, बस फैमिली पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ना है, मतलब कंपाउंड नहीं पढ़ना है। रिएक्शन पढ़ने हैं, रिएक्शन सिलेबस में है, रिएक्शन पिछले साल ही आया हुआ है, ठीक है, मतलब हटने के बाद आया हुआ है, तो रिएक्शन आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपाउंड्स नहीं पढ़ने, जैसे बोरोन में आपके पास 4 कंपाउंड थे बोरोन के, फिर एल्युमिनियम के कंपाउंड थे, वो सब नहीं पढ़ना है। सिलिकॉन के कंपाउंड नहीं पढ़ना है, कार्बन के कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसी के भी कंपाउंड नहीं पढ़ने आपको, बट सबकी प्रॉपर्टीज, सबका रिएक्शन ये पढ़ना है ना। लोगों को एक कंफ्यूजन आ गया कि सर रिएक्शन तो हट गया, रिएक्शन नहीं हटा है, कंपाउंड हटा है, राइट। हाँ तो मतलब 30% हटा है, 70% है, ठीक है। बट क्या होता था कि आपको कंपाउंड और कंपाउंड के रिएक्शन ही दिमाग में नहीं होते थे, तो डिफिकल्ट वाला हट गया है, आसान वाला है, लेकिन तब समय तो लगेगा पढ़ने में, आसान है तो पढ़ना तो है ही। लेकिन चलो खैर, अब आ जाओ आपके पास, नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, अगर आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा है तो आपका ब्लॉक केमिस्ट्री बड़ा आसानी से निकल जाए, और अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, वरना नहीं होगा। भाई बॉन्डिंग पे ही तो डिपेंडेंट है सारा कुछ, केमिकल बॉन्डिंग आता है, इनऑर्गेनिक के सवाल होंगे, नहीं आता है तो सवाल गलत होंगे, सिंपल है। आइए केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछे जाने वाला, बोला जाता है इसको नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले छोड़ो नाइट्रेशन से पहले बताओ, एल्केन का केमिकल रिएक्शन कौन सा था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। एल्कीन का केमिकल रिएक्शन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। बेंजीन क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा या नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना है तो क्या अपने इसको पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड को टूटेगा तो क्या स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी। तो जनरल केसेस में, हमेशा नहीं, जनरल केसेस में ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। तो जैसे एल्कीन और एल्काइन में Br2CCl4 HCCl4 वो सब रिएक्शन कराए तो वो सब रिएक्शन यहां पे नहीं होगा। यहां पे किस तरह की रिएक्शन होती है, तो यहां पे चलो डबल बॉन्ड रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है बाहर, तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हाइड्रोजन जो है बेंजीन का वो तो टूट सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल से। अच्छा एक और चीज, क्या ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां भी ज्यादा हो गया, रिपल्सन हो जाएगा। तो बेंजीन की रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से होगी, और वो भी सब्स्टिट्यूशन ना कि एडिशन, क्योंकि अगर एडिशन करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है आपके पास, जनरल रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हालांकि एक दो केसेस में अभी आगे जाके पता चलेगा ये एडिशन रिएक्शन भी देता है। आगे जाके अभी पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में, आधे घंटे बाद आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, उसके पाई बॉन्ड भी टूटते हैं, बट वो एक्सट्रीम केस है, वेरी 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 हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा तब जाके पाई बॉन्ड टूटेगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सबसे पहले ध्यान देना, इसका होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब ये नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से सुनना। इधर चार्ट बनाएंगे तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला रिएक्शन जो नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन के लिए हम लोग लेते हैं बेटा आपके पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेशन के लिए हम लोग लेते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कैसा होता है, इस मिक्सचर में दो एसिड होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर के अंदर हम लोग दो एसिड लेते हैं। कौन कौन सा एसिड लेंगे, तो कॉन्क HNO3 का एसिड लेते हैं प्लस कॉन्क H2SO4 का हम लोग लेते हैं मिक्सचर। दो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड का हमने मिक्सचर लिया है, ठीक है। तो क्या करता है यहां से ध्यान दीजिएगा, क्या बेटा ये एसिड है, तो ये एसिड है तो सामने वाले से क्या बेस वाला कंपोनेंट चुरा लेगा, तो सामने वाले से OH- निकाल लेता है। तो OH- निकाल लेगा। देखो एक H और एक O निकालो तो क्या बेटा आपके स्क्रीन पे देखोगे तो क्या NO2+ बचेगा। भाई सामने वाला कॉन्क H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सामने वाले में से बेस वाला कंपोनेंट निकाल लेगा। तो बेस वाला कंपोनेंट क्या है, OH- निकाल लेगा। तो यहां से एक O और एक H, OH- निकाल लो तो क्या NO2+ बच जाएगा। नाइट्रेटिंग मिक्सचर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+। अब किसी भी बेंजीन में, मान लो हमने बेंजीन लिया, इस बेंजीन में हमने लिख दिया है कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। क्या अब हमें याद रहेगा कि ये दोनों मिलके NO2+ जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बेटे यहां पे NO2+ जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा। यही तो बोला था कि बेंजीन में हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो बेंजीन में क्या 6 के 6 हाइड्रोजन सेम है, भाई सारे एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी हाइड्रोजन को NO2 से सब्स्टिट्यूट करा दो, तो एनी हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय योर NO। सिंपल। आप NO2 यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, सब एक ही है। दैट इज नाइट्रोबेंजीन। सारे जगह नहीं लगेगा, एक ही NO2 नाइट्रेटिंग मिक्सचर एक NO2+ जनरेट करेगा, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन हो गया आपके पास बेंजीन में NO2 का एडिशन। मान लो मैं बेंजीन ना लेके अब मैं ले रहा हूं बेंजीन का डेरिवेटिव। मान लो यहां पे मैंने टॉल्यूइन ले लिया। अब टॉल्यूइन में मैं करा रहा हूं कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। क्या अब भी NO2+ ही जनरेट होगा, तो NO2+ अभी जाके यहां पे लगेगा, लेकिन ध्यान देना क्या बेटा अब ये ऑर्थो पेरा पे लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया +H, क्या बेंजीन से अल्फा H लग गया, क्या +H लग गया, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग बता रखा है। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पे NO2 लगाएगा प्लस पैरा पे NO2 लगा देगा। तो ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बना देगा, ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बना देगा जहां पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। जरा बोर्ड पे देखते रहो। मान लो मैंने यहां पे, अगर यहां पे मैंने ले लिया है CHO, क्या ये एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड क्या -M ग्रुप है, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O क्या -M है, और -M है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहां ले गया, मेटा डायरेक्टिंग। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां ले जाना है, ऑर्थो पेरा पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां लगा देना है, मेटा पर। वेरी सिंपल रिएक्शन है ना। अब आपके पास अब 2-3-4 साल में किसी एक साल आया है, साल याद नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन आ गया, और ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा सरल लगता है ना। इसमें हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल दिया। ऑर्थो पेरा पे लगेगा कि मेटा पे लगेगा कि कहीं भी लग सकता है, क्या है आंसर, क्या है, कहीं भी लग सकता है। क्यों, तो माइनस आई है तो कहीं भी क्यों लगेगा, मेटा पे लगेगा। किसी एक को भी लग रहा है कि ये ऑर्थो पेरा पे लगेगा, आंसर ऑर्थो पेरा है। बता देता हूं क्यों, लॉजिक सुनिए। मैंने ये लॉजिक बताया भी हुआ है। यस, जब भी आपको हैलोजन का रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी देखना हो, हैलोजन का
रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी देखना हो तो आप माइनस आई देखते हो, लेकिन अगर हैलोजन का प्रोडक्ट लिखना हो तो प्लस एम देखते हैं। इन केस ऑफ हैलोजन अगर रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी देखनी होती है तो वी कंसीडर माइनस आई इफेक्ट एज डोमिनेटिंग इफेक्ट, लेकिन अगर हैलोजन के केस में प्रोडक्ट बनाना हो तो वी कंसीडर प्लस एम एज डोमिनेटिंग इफेक्ट। तो क्या यहां पे देखो प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, बट अगर रिएक्टिविटी निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो या इसका स्टेबिलिटी निकालना हो तो माइनस आई से निकलेगा, लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट लिखना हो तो प्लस एम से लगेगा। तो प्लस एम इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, इसलिए Cl पर NO2 यहां लगेगा और Cl पर NO2 पैरा पे लगेगा। क्लियर है? नो डाउट, बस यही है। मेजर पैरा होगा क्योंकि रिपल्सन कम है। CH3 वाले में भी हाँ, जब जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वहां पे पैरा ही मेजर है, लेकिन अगर H बॉन्डिंग किसी केस में बन रहा हो, जैसे अभी करा रहा हूं वो केस, यहां पे मेजर कौन होगा बेटा? दूर दूर है, मेजर हो गया, रिपल्सन कम है। यहां पे तो एक ही बनेगा, यहां पे दूर दूर है, मेजर हो जाएगा। अब कह रहे H बॉन्ड नहीं हो रहा, इसमें H बॉन्ड कहां से हो रहा है भाई? हाइड्रोजन ही नहीं है, कार्बन के साथ H बॉन्ड होता है। हाँ होता है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का हाइड्रोजन H बॉन्ड शो करता है, कार्बन का हाइड्रोजन H बॉन्ड शो नहीं करता है। मान लो मैं यहां पे एनिलीन ले लेता हूं, मान लो मैंने एनिलीन ले लिया और इसमें मैंने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, यानी कि कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाला। कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाला तो क्या बन जाएगा आपके सामने? क्या NH2 में प्लस एम लग रहा है? प्लस एम लग रहा है तो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा। बस ये बताओ मेजर कौन है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? ऑर्थो वाला। इस बार ऑर्थो मेजर है, रीजन H बॉन्ड, इस बार ये मेजर है। NO2 आएगा, यहां NO2 यहां भी, ठीक। कहां H बॉन्डिंग भाई? कार्बन के साथ हाइड्रोजन कब H बॉन्डिंग शो करने लगा? एक बार इसमें क्या बताना है तुम बताओ, क्या डाउट आ रहा है ये बताओ, बस ये दोबारा सुनने का मन कर रहा है। देखो क्या ये NO2 प्लस जनरेट करेगा? अब NO2 प्लस कहीं लगना है, क्या ये प्लस एम ग्रुप है? लोन पेयर वाला ग्रुप प्लस एम ग्रुप होता है, प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो और पैरा पे लगता है, लगा दी। नाइट्रेशन के बाद हम लोग लेते हैं नाइट्रोसिलेशन। नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट एनसीईआरटी रिएक्शन इज नाइट्रोसिलेशन रिएक्शन। हाँ, NO2 वहां से देखो, अगर मान लो आपने HNO3 लिया और यहां पे H2SO4 लिया, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? भाई H2SO4 किंग ऑफ एसिड बोला जाता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या इस वाले से बेस अपने काम का चीज लेगा? इसके काम का चीज क्या है? बेस। तो क्या लेगा यहां से? OH माइनस। तो OH माइनस यहां से निकाल दो तो N बच जाएगा, O बच जाएगा, 2 बच जाएगा, एक O और एक H निकल गया, माइनस निकल चुका है, क्या बचेगा? प्लस, NO2 प्लस। सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रोसिलेशन रिएक्शन, सेम BRIF सब सब। इसको ना नोट करके लिख लीजिए, नोट इस वाले की, कि इन केस ऑफ हैलोजन, अगर आपके पास हैलोजन आए, इन केस ऑफ हैलोजन, अगर हैलोजन की रिएक्टिविटी देखनी हो या स्टेबिलिटी देखनी हो, माइनस आई इफेक्ट इज डोमिनेट, माइनस आई इफेक्ट वहां पे डोमिनेट करता है। बट फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हैलोजन के केस में अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तो क्या प्लस एम से दिखाते हैं?
नेक्स्ट लिखो नाइट्रोसिलेशन रिएक्शन। यस, आप सीधा याद रखोगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर में NO2 बनता है, NO2 प्लस। ये हो गया। जैसे जैसे एग्जाम का दिन पास आ रहेगा वैसे वैसे आपको सारी चीजों से भरोसा उठता चला जाएगा। पहले लगेगा कि नोट्स खराब है, फिर लगेगा मॉड्यूल खराब है, फिर लगेगा टीचर खराब है, फिर लगेगा कोचिंग खराब है, फिर लगेगा सुनो तो फिर लगेगा यार पटना में रह रहे यही खराब है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा फीलिंग आने लगेगी। क्योंकि क्या होता है ना, इंसान अपनी गलतियों को बचाने के लिए सारी गलतियां सामने वाले पे डालता है, तो सामने जो जो दिखता चला जाएगा सब खराब दिखने लगेगा। ठीक, तो आप देखोगे इन दिनों में जनरली यही होता है कि सर ये खराब है, मकान मालिक खराब है, मेस वाला खराब है, हम तो अच्छे ही थे, है ना, यहाँ का पानी सेट नहीं कर रहा है, तबीयत खराब हो जा रहा है, ठंडा हो गया, IPL ऑक्शन चल रहा है, अब तो IPL स्टार्ट भी होगा, क्यों, है ना। तो आप बनने के लिए कुछ भी बन सकते हो बेटा। यहाँ पे समस्तीपुर का लड़का 13 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा रहा है, ओनली इन 13 ईयर्स, राइट। और करने के लिए भाई वहां पे वो पृथ्वी शॉ अपना फंसा हुआ है, अनसोल्ड भी है ना। तो जो भी पकड़ा जाए और सोचो वो केवल 5 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो लड़का, है ना, ओनली 5 ईयर्स। कितना मस्त कंसंट्रेशन से खेला होगा। आप सोचो ना, उसकी तो अभी ऑक्शन हो गई तो सब लोग बात कर रहे हैं, नहीं होती तो क्या डिप्रेशन में होता। क्योंकि उसके पिताजी ने इंटरव्यू दिया कि भाई मैंने खेत भी बेच दिया था, अपना जमीन भी बेच दिया था। ठीक है, बट नहीं भी तो हुआ, काफी लोग सोल्ड आउट नहीं हुए। भाई शार्दुल ठाकुर की क्या गलती थी, बेचारा नहीं हुआ सोल्ड, नहीं होगा कुछ उसको। भाई सचिन जो है ना 18.5 साल में खेलना स्टार्ट किया था, 16.5 साल, सॉरी 16.5 साल। तो सोचो, ठीक है ना, 3 साल की तो गैप है। दुनिया इतना फास्ट फॉरवर्ड तो हो ही गया कि 13 साल वाला 16 साल की बराबरी कर ले। अरे यहां भी खेलेगा अभी, तुम देखो देखो, दो सिनेरियो होगा। या तो ये जो समस्तीपुर वाला लड़का है खूब खेल जाएगा और इसकी तारीफ ही तारीफ होगी अगले 1 साल में इंडियन टीम में, ठीक है। या अगर एक भी मैच अगर ये नहीं खेल पाया ना तो इसकी लोग बैंड बजा देंगे। रीजन यही होगा, ये रीजन होगा कि यार बच्चा है अभी, इसको खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल स्टार्ट होता है मुद्दा, उसके बाद लोग पीछे पड़ जाते हैं और लोग उसको खराब कर देते हैं बेचारे करियर। खैर, बोर्ड पे आइए, नाइट्रेशन के बाद नाइट्रोसिलेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन, आप हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रोसिलेशन रिएक्शन। हां, नाइट्रोसिलेशन मिक्सचर में, शांत, नाइट्रोसिलेशन जब हम कराते हैं तो वहां पे एक मिक्सचर लेते हैं, जैसे नाइट्रेशन का, शांत, नाइट्रोसिलेशन एक रिएक्शन होता है और नाइट्रोसिलेशन रिएक्शन के लिए भी हम लोग एक मिक्सचर लेते हैं। कौन सा मिक्सचर लेते हैं, अगेन ये याद करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपके सामने, जो अभी हमने डाइअजोनियम सॉल्ट के लिए लिया था ना, सेम यहां पे लेना पड़ेगा। ये है नाइट्रोसिलेशन का मिक्सचर। नाइट्रेशन का मिक्सचर था 2 एसिड, यहां भी दोनों ऑलमोस्ट एसिड ही है। ये HNO2 अगर कंसीडर कर लो, ये भी एसिड, ये भी एसिड। यहां से जनरेट होगा बेटा NO+, यहां से जनरेट होता है NO+ इलेक्ट्रोफाइल,
अब ये याद रखना है, अगर बेंजीन में NaNO2 प्लस HCl मिल गया तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा? NO प्लस। तो बेंजीन पे क्या लग जाएगा? कहीं भी NO जाके लग जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या ऑर्थो पे भी NO और पैरा पे भी NO, लेकिन मेजर कौन होगा? पैरा वाला। पैरा वाला मेजर हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस रिपल्सन। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO को कहां पटक देगा? मेटा पे। Cl जो है क्या वो प्लस एम देखेंगे या माइनस आई? प्लस एम। हाइड्रोजन के केस में प्रोडक्ट जब भी लिखने की बारी आए तो आपको प्लस एम देखना होता है। तो यहां पे देखो NO पे और NO लग गया, और यहां पे पैरा पे आपके पास NO लग गया है। क्या पैरा वाला ही मेजर है? यहां भी पैरा वाला ही मेजर है। अगर NH2 लगाया गया तो NH2 के केस में क्या ऑर्थो पे आपके सामने और पैरा पे मेजर कौन होगा? मेजर कौन होगा, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? ऑर्थो वाला, बिकॉज ऑफ H बॉन्ड। तो जैसे नाइट्रेशन है वैसे ही नाइट्रोसिलेशन है। बता रहा हूं, पहले लिख लो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि NaNO2 प्लस HCl मिलके क्या बनाता है? HNO2। बताया था ना, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HNO2। तो HNO2 जब ये ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड, तो ये NO प्लस और OH माइनस में ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या निकला? NO प्लस। जैसे मैंने HOCl का कराया था कि Cl प्लस और OH माइनस में टूटता है, वैसे ये भी है, HNO2 टूटता है NO प्लस और OH माइनस में। नाइट्रोसिलेशन के बाद आप लिखो सल्फोनेशन। बाद भी क्लास है। तुम्हारा नया टाइम टेबल आ गया क्या? नहीं आया? 8 बजे से ही क्लास बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। पता नहीं मुझे तो। क्या कह रहे हो? चलो भाई पढ़ो। नाइट्रोसिलेशन के बाद जो थर्ड रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन। नाइट्रोसिलेशन के बाद सल्फोनेशन। अब देखो, हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाया था ना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन बनाया था कैसे? वार्म वाटर से। वार्म वाटर से। अब हम बनाना सीखेंगे उल्टा, यानी कि बेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम कैसे बनाएंगे। लिखो सल्फोनेशन रिएक्शन।
सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में जैसे नाइट्रेशन में एडिशन ऑफ NO2 हो रहा है, नाइट्रोसिलेशन में एडिशन ऑफ NO हो रहा है, यहां पे बेटा एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है SO3H। यहां पे SO3H ऐड हो रहा है। सिंपल। कैसे, क्या हम लेते हैं रिएजेंट? तो रिएजेंट हम लोग लेते हैं H2S2O7 जिसका नाम होता है बेटा ओलियम। ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है H2S2O7 प्लस SO3 और इसी मिक्सचर का नाम होता है बेटा फ्यूमिंग H2SO4। H2SO4 होता है, उसमें SO3 के गैस फ्यूम्स छोड़े जाते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ओलियम। अब ये ओलियम क्या करता है? SO3H जनरेट करता है। ठीक है, मान लो यहां पे आपने डाल दिया है H2S2O7 या फिर आपने क्या डाल दिया है फ्यूमिंग H2SO4, तो SO3H आपके पास चला जुड़ जाएगा। बेंजीन है तो कहीं भी जुड़ जाएगा SO3H। अगर आपके सामने मिथाइल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे। मेजर कौन हो जाएगा? पैरा वाला। अगर मैं यहां पे फ्यूमिंग H2SO4 डाला तो मेटा पे जुड़ जाएगा, CHO के केस में मेटा पे जुड़ जाएगा। हैलोजन के केस में ऑर्थो पेड़ा जुड़ता है। हो गया? फ्यूमिंग H2SO4 सही तो है। SO3 की गैस फ्यूम्स देते हैं, गैस का फ्यूम्स होता है। H2SO4 तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, हाँ। ओलियम में जब पानी डालोगे तो H2SO4 और SO3 में टूटता है। ओलियम से ही एसिड बनता है, वाटर लेना ही पड़ेगा। जैसे आप H2SO4 कभी भी बनाया नहीं जा सकता डायरेक्टली, क्योंकि आग लग सकती है। तो हम ओलियम बनाते हैं और ओलियम में पानी डाल डाल के H2SO4 बनाते हैं। कभी भी H2SO4 की फैक्ट्री नहीं देखी होगी आपने, ओलियम की फैक्ट्री होती है। ओलियम बनता है और ओलियम को मार्केट में लाके पानी में लाके हम, अब ज्यादा पानी मिला दो डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा, कम पानी मिलाओगे तो H2SO4 कंसंट्रेटेड मिलेगा। कभी भी 100% कंसंट्रेटेड इसीलिए नहीं मिलता है, ऑलवेज इट इज 90%, 95% कंसंट्रेटेड। फिटकरी को एलम बोलते हैं, पोटाश एलम, ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक में। ठीक है, अच्छा H2SO7 लिख दिया क्या? SO3 गैस के फ्यूम्स एसिड में पास करते हो, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4। सेम है, इसी में पानी डालने पे ये बनता है भाई, है ना? देखो ना, ऐड कर दो दोनों को, यही बनेगा। सल्फोनेशन के बाद लिखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दोनों सेम है भाई। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये दो रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको जनरली मिल जाएगा आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में।
लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट नहीं किया है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एच बॉन्ड हो रहा है भैया, क्लोरीन भी एच बॉन्ड दिखाता है, याद करो फोन कल। यहां पे लिख लो बेटा, एच बॉन्ड हो रहा है ये। कल मैंने 2.5 घंटे में आइसोमरिज्म पढ़ा दिया। तो उसमें कुछ करना थोड़ी था, सब कुछ लिखा हुआ था। हाँ तो इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे, ये आर हो गया, ये देखो एस हो गया, ये देखो एनंशियोमर हो गया, देखो देखो करते हुए निकल गया। अब मुझे कैसे, और मतलब डीएम कर रहे बच्चे व्हाट्सएप पे, ये सब मजा आ गया। हम नहीं कर रहे यार, मुझे नहीं आया पहली बात तो, लेकिन अब क्या करें, आई डोंट नो। अभी इसी वीक में मैं सोच रहा हूँ हाइड्रोकार्बन वन शॉट तो इस जन्म में मेरे से संभव नहीं है, लेकिन एल्कीन वन शॉट कराता हूँ, फिर एल्कीन वन शॉट कराएंगे, फिर एल्काइन और बेंजीन वन शॉट कराएंगे, है ना, 3 आवर्स का करा देंगे। लेकिन उसमें वही होगा कि क्वेश्चन लिखे रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं लिखा रहेगा। क्वेश्चन तो लिख के ले आएंगे, ये नहीं कि वहां ड्रॉ कर रहे हैं। चलो अब लिखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। लिखो एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इधर लिख लो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोर्ड पे देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, यानी कि यहां पे एल्काइलेशन हो रहा है, यानी कि एल्काइल का एडिशन हो रहा है, और एसाइलेशन हो रहा है, यानी कि एसाइल का एडिशन हो रहा है। तो अब देखो जरा ध्यान से, मान लो मैंने ले लिया है बेंजीन, और बेंजीन में मैंने ले लिया है यहां पे CH3Cl ले लिया, मान लो अल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 से। क्या ये लुईस एसिड है या नहीं है? 3 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकंप्लीट है, एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड है। अब लुईस एसिड है तो क्या करेगा, क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा? देखो यहां पे क्या कार्बन पे प्लस आ गया और क्लोरीन पे माइनस चला गया, तो जहां माइनस होगा वहीं तो लोन पेयर होगा, प्लस वाले के पास कहां से लोन पेयर आएगा? तो क्या ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड क्या लोन पेयर वाले साइड से रिएक्शन कर जाएगा, और लोन पेयर वाले साइड से रिएक्शन करके आपके साथ AlCl4 माइनस बना लेगा। एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बना सकता है, बना लिया। अब यहां पे क्या जनरेट हो गया, CH3 प्लस, और CH3 प्लस क्या इलेक्ट्रोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। कहीं भी जाके बेंजीन को यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगा, लग गया। जैसे बोर्ड पे वापस देखो, मान लो मैंने बेंजीन लिया, और बेंजीन में मैंने इस बार CH3 CH2 और CH2Cl ले लिया है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं एनहाइड्रस AlCl3 से। क्या ये लुईस एसिड है? लुईस एसिड है तो क्या ये AlCl4 माइनस बना लेगा? ठीक है। क्या यहां पे आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, CH3 CH2 CH2 प्लस? क्या दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन जनरेट होता है रीअरेंज होता है? क्या ये भी रीअरेंज होके 2 डिग्री हो जाएगा? तो ये रीअरेंज होके आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट होके रीअरेंज हो गया 2 डिग्री में। क्या ये ये इलेक्ट्रोफाइल लिख रहा है आपको, क्या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा? तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, शांत, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, और आपके सामने देखोगे तो बीच वाला कार्बन यहां पे जाके जुड़ गया। क्या ये आपके पास क्यूमीन बन गया है? इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो कार्बोकेटाइन बनेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, और रीअरेंज होगा, और फिर आपके पास अटैक होगा, ठीक है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या करता है, आरसीएल एनहाइड्रस AlCl3 किसी भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देता है, जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। इसकी रिएक्शन आपने एनहाइड्रस FeCl3 से करा दिया, मान लो AlCl3 ना के FeCl3 ले लिया, यहां भी तो 3 ही बॉन्ड है, यहां भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी लुईस एसिड है, तो क्या करेगा, लोन पेयर वाले साइड से एक्सेप्ट कर लेगा, क्या FeCl4 माइनस बना लेगा। ठीक है, अब FeCl4 माइनस बना लेगा तो क्या बना आपके पास, यहां पे क्या कार्बोकेटाइन बना, और कार्बोकेटाइन बना तो रीअरेंज होगा, क्या रीअरेंज होके पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा, और 2 डिग्री से फर्दर वो 3 डिग्री में चला जाएगा, और अब 3 डिग्री में लग गया है, अब रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता आगे, तो फिर फाइनली अब अटैक कर जाएगा बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल तैयार है, बेंजीन भी तैयार है, यहां पे इन दोनों का बॉन्ड बना दो, ये कार्बन जाके बॉन्ड बना लेगा बेंजीन से, इस कार्बन से मिथाइल जुड़ा है, इधर भी मिथाइल जुड़ा है, और इधर इथाइल जुड़ा है, बन गया। क्या ये आइसोपेंटाइल लगा है ऊपर, आइसोपेंटाइल लगा है, तो दिस इज आइसोपेंटाइल बेंजीन। यस, नहीं एग्जिस्ट करता, ऊपर वाले का एग्जिस्ट करता, बता दिया। तो आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बहुत सिंपल सी चीज पता लगी कि यहां पे आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज कराना है, और रीअरेंज करा के आपके पास बेंजीन से जोड़ देना है, प्रोडक्ट लिख देना है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज आरसीएल एनहाइड्रस AlCl3 या आरसीएल एनहाइड्रस FeCl3, खत्म। अब मान लो आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पूछा गया, तो मान लो बेंजीन है, बेंजीन में अब हम लोग CH3Cl लेंगे तो एल्काइलेशन हो जाएगा। एसाइल किसको बोलते हैं, CH3CO को एसाइल बोलते हैं, दिस इज एसाइल। ठीक है, अब इसमें अगर आप डाल रहे हो एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा एनहाइड्रस AlCl3, यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, क्या CH3C डबल बॉन्ड O प्लस जनरेट हो जाएगा, क्या ये रीअरेंज होगा, नहीं, ये रीअरेंज हो ही नहीं सकता, एल्काइल रीअरेंज होता है, एसाइल रीअरेंज नहीं होता है। ठीक है ना, sp3 कार्बन रीअरेंज करता है, ये रीअरेंज नहीं करता है। तो अब बेंजीन में क्या लग गया आपके सामने, सीधा C डबल बॉन्ड O और CS, कीटोन बन गया आपके पास। जैसे बेंजीन में आपके पास मान लो एक कार्बन का HC डबल बॉन्ड OCl लगा है, और AlCl3 ना के अब हम लोग क्या ले लिए, FeCl3 ले लिए, एनहाइड्रस लिखा हो ना लिखा हो एनहाइड्रस ही समझना है। तो क्या FeCl4 माइनस बन जाएगा, FeCl4 माइनस क्या HC डबल बॉन्ड O केटाइन बनेगा, और HC डबल बॉन्ड O केटाइन सिंपल जाके यहां पे C डबल बॉन्ड O H लगा देगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फिर अटैक होगा। एसाइलेशन में सीधा अटैक हो जाएगा, एसाइल केटाइन बनेगा और सीधा अटैक हो जाएगा। लिख लीजिए इसको फटाफट से। नहीं, ये लुईस एसिड है, ये इसको लोन पेयर चाहिए, तो Cl माइनस का लोन पेयर से बॉन्ड बना लेता है। लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा Cl से, इसलिए Cl से बॉन्ड बना लेगा। इसलिए यहां पे क्या बन गया, AlCl4 माइनस, और क्या बन गया, FeCl4 माइनस। साइड प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं। हाँ, 4 बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट, 4 बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्यों स्टेबल, कब क्यों रिएक्शन करेगा, केवल एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंज कराना है। आप पूछ रहे हो रिएक्शन में कहां कहां नहीं कराना है, OMDM में नहीं कराना है, HBO में नहीं कराना, इसमें नहीं कराना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में नहीं कराना, जहां भी नॉन क्लासिकल बन जाए Br2CCl4 Br2 वाटर, सब जगह नहीं कराना। नेक्स्ट,
कितने रिएक्शन हो गए केमिकल वाले? 5, 6, एडिशन ऑफ H2, फिर एडिशन ऑफ X2, हो गया। 6 वाले में लिखो एडिशन ऑफ H2, H2 की एडिशन करोगे। 7th में लिखो एडिशन ऑफ X2, H2 और X2 का एडिशन। आइए H2 और X2 का एडिशन हम लोग करते हैं। H2 का एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, केवल रिएजेंट और प्रोडक्ट सिलेबस में, ठीक है? रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट सिलेबस में है। तो आइए उस रिएक्शन को शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ रिएक्शन विथ H2, या फिर सीधा लिखो एडिशन ऑफ H2। भाई एडिशन ऑफ H2, क्या आपने इस रिएक्शन का नाम पढ़ा हुआ है? क्या नाम होता है? हाइड्रोजिनेशन। बढ़िया। अब हाइड्रोजिनेशन क्या बेटे बेंजीन का कराना संभव है? नहीं, क्योंकि यहां पे तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, हाइड्रोजन ऐड कराओगे तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या है, मान लीजिए यहां पे आपने H2, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम लिया, इन तीनों में से कोई भी, या रानी निकल लिया, कोई भी लिया, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर याद नहीं रखना है, एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या ये सारे के सारे ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देगा? तो नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं कर रहा है, और नॉर्मली रिएक्शन नहीं कर रहा है तो हाइड्रोजन ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बना लेगा, ठीक है? कितने मोल H2 का कंजम्पशन होगा? 3 मोल। मान लो मैंने यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसका कॉमन नेम होता है बेटा एस्टाइरीन। अगर मैंने यहां पे जानबूझ के H2 प्लैटिनम लिया है और वो भी वेरी हाई टेम्परेचर लिया है, एक तो ये कंडीशन ले लिया, और दूसरा नॉर्मल 1 मोल ही H2 प्लैटिनम लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर लिया है, ठीक है ना? नॉर्मल टेम्परेचर। दोनों केसेस में क्या अलग अलग रिएक्शन होगा या सेम रिएक्शन होगा या क्या होगा? अलग अलग रिएक्शन होगा। बहुत बढ़िया। अब बोर्ड पे देखो, दोनों में सेम रिएक्शन होगा। कैसे? क्या 1 मोल लिए हो तो क्या बेंजीन में कोई बॉन्ड टूटेगा या पहले ऊपर वाला टूटेगा? पहले ऊपर वाला टूटेगा। तो हाई टेम्परेचर हो तो भी ऊपर वाला टूट जाएगा, लो टेम्परेचर हो तब भी ऊपर वाला टूट जाएगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है बेटा? हाई टेम्परेचर तो एरोमेटिसिटी की वजह से लेना था ना, रिंग के बाहर कुछ भी बढ़ाओ, नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाएगा, हाई पे तो और अच्छे से होगा। भाई जो काम नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जा रहा है वो काम हाई टेम्परेचर पे और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैंने यहां पे 4 मोल H2 लिया, अब मैंने यहां पे निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम कोई भी ले लो, और मैं ले रहा हूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर, क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं। इसमें 1 बॉन्ड तो टूट जाएगा। भाई 4 मोल लिया है आपने तो 1 बॉन्ड तो टूट जाएगा ऊपर वाला, लेकिन बेंजीन रिएक्शन नहीं करेगा। क्या? सेकेंड वाले में? अरे भाई तो 1 ही मोल H2 है भाई, कैसे तोड़ोगे? दिखा तो है, यहां 3 मोल लिखा है, नहीं लिखा मतलब 1 मोल है। चार मोल नीचे लिया गया है। अब नीचे लिया गया है, मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्या बेंजीन तो नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एल्कीन कर जाएगा, तो एल्कीन का रिएक्शन हो गया। अगर मान लो, अगर मान लो मैंने यहां पे 4 मोल H2 लिया है, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम ले लिया है, और फिर यहां पे लिया है वेरी हाई टेम्परेचर, क्या अब सारे ही टूट जाएंगे? तो यहां पे इथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाने वाला है, यहां पे इथाइल साइक्लोहेक्सेन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है?
ये वेराइटीज ज्यादा से ज्यादा आपको घुमा के पूछा जा सकता है एडिशन ऑफ H2 में। एडिशन ऑफ H2 के बाद एडिशन ऑफ X2 पढ़ो, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एडिशन ऑफ X2, तो क्या होता है, मान लो बेंजीन लेते हैं, एक ही रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ X2 का। मान लो हमने बेंजीन लिया, इसमें हमने ले लिया 3 मोल Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर में सर ये एडिशन रिएक्शन दे देता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, बट वेरी हाई टेम्परेचर पे Cl जाके जुड़ जाने वाला है। तो दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl। इसका नाम होता है बेंजीन। बेंजीन से बना हुआ है इसलिए नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग BHC भी याद रखेंगे। इसको बेटा बोला जाता है गैमेक्सीन। इसका एक और नाम होता है लिंडेन। इसका एक और नाम होता है 666। 666 क्यों हुआ, क्योंकि 6 क्लोरीन ऐड हुआ है, 6 हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हुआ है और 6 कार्बन पे सब्सटीट्यूट हुआ है। तो भाई 6 कार्बन पे लगा है ना भाई, 6 कार्बन पे लगा है, 6 क्लोरीन लगा है, 6 हाइड्रोजन की जगह लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं 666। इसको इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह काम में लिया जाता है। क्वेश्चन में कोई भी नाम से पूछा जा सकता है क्या। अब यार हमने गुड नाइट में काम नहीं किया है, वहां का नहीं पता हमको। बेटा इंसेक्टिसाइड होता है, हमें एनसीईआरटी बाहर नहीं आती है। अब ये आज जाके पढ़ना पड़ेगा उसके इंटीग्रेंट्स में कि अगर ये है तो होगा, नहीं है नहीं होगा। हाँ क्या, नाइट्रेशन हो गया, सिलेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। हाँ हो गया, हमारे पास पूरा टाइम है। आप लोग को लेट करना है तो लेट कर लीजिए, आप लोग पहले हंसी मजाक कर लीजिए, फिर मैं पढ़ा लेता हूं। नहीं तो आपको पहले पढ़ के पहले जाना है तो पहले चले जाइए। हाँ अब लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस अभी 1-2 दिन पहले ही हमने मेसिटाइलिन का, बेंजीन का, मिथाइल बेंजीन का सबका किया हुआ है, और रिडक्टिव भी किया हुआ है, ऑक्सीडेटिव भी किया हुआ है। तो ये आपके पास हो गया 9th। हाँ ये हो गया। ओजोनोलिसिस 4 बार थोड़ी पढ़ना है अभी की चीज को। अब नेक्स्ट आपके पास आता है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन ये अलग है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बड़ा आसान भी है, अभी देखना। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन अगले 2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। कैसे, आई लिखो हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हम लोग हैलोजिनेशन कराने जा रहे हैं, यानी कि हैलोजन ऐड कराने जा रहे हैं। जैसे हमने नाइट्रेशन से NO2 ऐड कर लिया, हमने नाइट्रोसिलेशन से NO ऐड कर लिया, हमने सल्फोनेशन से SO3H ऐड कर लिया, हैलोजिनेशन से हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, हैलोजन। मान लो बेटा हमने सिंपल एक रियल एग्जांपल लेते हैं, मान लो Cl2 ऐड करना चाह रहे हैं,
क्या Cl2 ऐड होता है? नहीं भाई, एल्कीन और एल्काइन में Cl2 ऐड होता है, बेंजीन में नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है। अगर मैं एनहाइड्रस AlCl3 ले लेता हूं, ध्यान दीजिए, तो क्या एनहाइड्रस AlCl3 Cl माइनस ले लेगा और क्या रहने देगा वहां पे? क्या Cl प्लस रह जाएगा? तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, और क्या आपके सामने साइड प्रोडक्ट AlCl4 माइनस बन रहा है? तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कहीं भी? तो ये यहां पे जाके सब्स्टिट्यूट हो गया आपके पास। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए यहां पे CH3 लग गया आपके पास, तो CH3 में अगर Cl2 AlCl3 लेते हैं तो क्या आपके सामने ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा? तो यहां पे ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा, एंड पैरा विल बी द मेजर। ये आपका मेजर बन जाएगा। बढ़िया। अगर मान लीजिए आपके इसमें पहले से NO2 लगा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्या आपके पास NO2 मेटा पे लग जाएगा? NO2 Br को मेटा पे लगा देगा। तो दिस इज योर हैलोजिनेशन। अब यहीं पे बगल में लिखिए पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। आपने हाइड्रोजिनेशन तो कर लिया, बट पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कैसे होता है वो पढ़ना है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। आइए बेंजीन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सिंपल, बहुत सरल। आगे बढ़ते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन में आपके पास ये देखो, ये बेंजीन आपके उस पे आ गया। मैंने यहां पे डाला है सोडियम लिक्विड अमोनिया, मैंने यहां पे डाल दिया है सोडियम लिक्विड अमोनिया। क्या बर्च रिडक्शन पार्शियल ही करता था एल्काइन में? एल्काइन में हमने पढ़ाया था बर्च रिडक्शन पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करेगा, ट्रांस एल्कीन बनाता था। अच्छा, तो यहां भी बेटे ये 3 में से 2 का ही ये हाइड्रोजिनेशन कर पाता है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन में से तीनों में से तीनों का हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, पार्शियल होगा, अधूरा होगा, और पैरेलल लग जाएगा पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स विल बी पैरेलल। ये याद करना है। बोला था ना कि ये इसमें केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, पैरेलल हो जाता है। अगर मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और फिर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया किया, तो इस बार भी पैरेलल होगा, लेकिन ध्यान रखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहीं पे पाई बॉन्ड आके पैरेलल हो जाएगा। ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एकदम शांत रहो या बाहर जाओ। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहां डोनेटिंग रहे मान लो, तो डोनेटिंग के केस में क्या करना है, या तो वहीं पे उसके पैरेलल लगा देना है, और अगर डोनेटिंग लगा लो, चलो मान लो डोनेटिंग ही लगा दिया, पहले से आपके पास डोनेटिंग लगा दिया और डोनेटिंग में सोडियम लिक्विड अमोनिया कर दिया, तो सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, विड्रॉइंग में हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया लगाया और विड्रॉइंग में पाई बॉन्ड पैरेलल होता है बट दूर, डोनेटिंग में पाई बॉन्ड पैरेलल होता है बट पास। एक बार और समझो, ये अगर OH लगा लिया, डोनेटिंग है या विड्रॉइंग? डोनेटिंग है भाई, प्लस M दिखा रहा है, तो क्या यहां पे पैरेलल होगा पाई बॉन्ड इसके पास या इससे दूर? इसके पास। अगर मान लो यहां पे मैंने CHO लगाया, तो यहां भी सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिया, बर्च रिडक्शन, तो इसके पास जाएगा, इससे दूर जाएगा? इससे दूर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दूर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पास में हाइड्रोजनेशन पार्शियल करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में दूर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में पास। अगर प्लस M प्लस H प्लस I वाले ग्रुप है, उसके पास में पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। माइनस M माइनस H माइनस I वाले ग्रुप है, दूर में जाके आपके पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, याद करना है। कैसे हुआ
मैकेनिज्म से हुआ बट सिलेबस में नहीं है। दो रिएक्शन और है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और साइड चेन ऑक्सीडेशन। हाँ देखो, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन होगा, एक का नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन तब होगा जब तीनों के तीनों हो जाएं, 3 में से एक का होता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और ट्रांस जैसा बनना चाहता है, यानी कि अपोजिट जाना चाहता है, पैरेलल जाना चाहता है, तो 3 में से 2 होगा, 2 पाई बॉन्ड पैरेलल का, या तो ये बना लो, और जब कोई भी नहीं है तो आप ये वाला भी बना सकते हो, ये भी वही है, आप ये बना सकते हो, या फिर मान लो ये भी बना दो, तो ये पैरेलल चला जाएगा। पाई बॉन्ड जो है पार्शियल हाइड्रोजनेशन पैरेलल चला जाता है, 3 में से एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट करता है और फिर ड्यू टू हाफ रेजोनेंस वो ऐसा बन जाता है। हाँ, हाई टेम्परेचर पे होगा सब कुछ। अब आ जाओ, बेंजीन का एरोमेटिसिटी जब भी तोड़ना है हाई टेम्परेचर ही लगेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं दिख जाए तो यहां भी 3 में से 2 ही होगा, यहां भी पैरेलल पाई बॉन्ड ही आएगा, बट इससे जुड़ा हुआ, या तो ये इस साइड जुड़ा हुआ है या इस साइड जुड़ा हुआ है, दोनों में से कोई भी बना सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -m है, तो इससे दूर कर दो पाई बॉन्ड को, तो इससे दूर चला गया। पास में आता तो इसी कार्बन से लगेगा, दूर होगा तो अगले वाले कार्बन से पाई बॉन्ड पैरेलल होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो, उसके इसी वाले कार्बन से पाई बॉन्ड जाके पैरेलल हो गया, या तो ये या तो वो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो दूर जाके पैरेलल पाई बॉन्ड हुआ। एज इट इज, इसको याद कर लीजिए, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन ऐसे ही होता है। मैकेनिज्म, हाफ इसमें हाफ रेजोनेंस होता है दोनों साइड से, मैकेनिज्म के अंदर है, मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है। सोडियम लिक्विड अमोनिया लेंगे, बर्च रिडक्शन से ही हाफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। जब यहां पे कार्बोकेटाइन कार्बन आयन बनता है ना, तो एक कार्बन इधर से रेजोनेंस करता है एक कार्बन, और इधर से रेजोनेंस करता है एक कार्बन, इसलिए आपको दूरियां बढ़ गई पाई बॉन्ड में। बाकी सारे रीजेंट नहीं लेंगे, केवल सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ये सेट ऑफ रिएक्शन होता है। रिंग में रेजोनेंस पहले हो रहा है, जब ये टूटेगा पाई बॉन्ड इन दोनों। अच्छा, एक बार बोर्ड पे देखो वापस, होता क्या है, ये दोनों पाई, ये एक पाई बॉन्ड टूट गया, अब एक पाई बॉन्ड टूट के एक जगह माइनस एक जगह प्लस जाएगा, तो इसको हाफ रेजोनेंस बोलते हैं। ये वाला इसके साथ रेजोनेंस करता है, ये वाला इसके साथ रेजोनेंस करता है, तो ये वाला रेजोनेंस करके यहां पे आ जाएगा, ये वाला रेजोनेंस करके यहां पे आ जाएगा, तो क्या दोनों पैरेलल हो जाएंगे? भाई मैकेनिज्म में मत घुसो ना, सिंपल याद कर लो, मैं कह रहा हूं। जिसको मैकेनिज्म समझना है वो क्लास के बाहर। अब आ जाओ लास्ट, पार्शियल लिखो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये जैसे लास्ट के 2 रिएक्शन हैं, जैसे लिखवाया जा रहा है एज इट इज दिमाग में रख लीजिए। अगर इसकी रिएक्शन हम V2O5 से कराते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर ये बेटा ऑक्सीडाइज होके और आपके सामने फिनॉल बन जाता है। तो यार ये बोर्ड भी क्या गधा टाइप है। 300 डिग्री सेल्सियस पे ये होगा, फिनॉल हो जाएगा। कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनॉल बन जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे टेम्परेचर में 400 या 450 लेता हूं तो फिर ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कई बार एग्जामिनर का फेवरेट है, पता नहीं क्यों, ये मैलिक एनहाइड्राइड बना लेता है। आप लोग YouTube की वीडियोस देख के कैसे दिमाग में बैठा लेते हो कि ये नहीं पूछेगा वो नहीं पूछेगा, सब पूछता है बेटा। फिनॉल, फिनॉल हो गया आपके सामने लो टेम्परेचर पे, मैलिक एनहाइड्राइड हो गया हाई टेम्परेचर पे। ये सिंपल 1 लाइनर रिएक्शन है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। लिख लीजिए, याद करने वाला रिएक्शन है ये। बस इससे याद रखना है कि बेंजीन से फिनॉल कभी बनाना हो तो V2O5 लेना पड़ेगा। नो, लास्ट
साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको साइड चेन ऑक्सीडेशन कराना है। आइए देख लीजिए, मान लो आपने बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने लगा दिया मान लो यहां पे CH3, और मान लो हमने बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने लगा दिया CH2 CH3, या फिर हमने बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने लगा दिया CH, इधर लगा दिया CH3 और इधर लगा दिया CH3। इन सब में एक कॉमन है, ये जो तीनों स्ट्रक्चर मैंने बताया इन सब में एक कॉमन है, कम से कम सबके पास अल्फा एच है। सबके पास अल्फा एच है, यहां पे 3 अल्फा एच, यहां पे 2 अल्फा एच, यहां पे 1 अल्फा एच। ठीक है, तो सबके पास एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए। तब क्या करते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं H+K-4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो बेंजीन के ऊपर है, चाहे 1 कार्बन लगाओ चाहे 1 लाख कार्बन लगाओ, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। हाँ, 1 अल्फा एच होना जरूरी है। अच्छा, अब कहोगे सर इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसमें 1 कार्बन कम दिख रहा है, वो CO2 बन के अलग हो जाता है। जितने कार्बन ज्यादा है वो सब CO2 बना के अलग हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी 2 कार्बन ज्यादा है, CO2 बना के अलग हो जाएगा। बनता क्या है मेन प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड रिमेनिंग आपके पास CO2 OT बन के और वाटर बन के अलग हो जाता है। जो रिमेनिंग कार्बन है वो CO2 वाटर बन के अलग हो जाते हैं। हाँ, क्या मैं आपको, मान लो क्यूमीन का तो रिएक्शन हो गया, लेकिन मान लो मैंने यहां पे बना दिया कार्बन, यहां मिथाइल लिखा हो, यहां मिथाइल लिखा है और यहां मिथाइल लिखा है, क्या इसमें H+K-4 का कराएंगे तो रिएक्शन होगा? ये रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि अल्फा एच नहीं, 0 अल्फा एच है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मैकेनिज्म के साथ पढ़ाया जाएगा। परऑक्सी एसिड बनता है, फिर टूटता है, फिर एंड सो ऑन। ये अभी के लिए याद करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का यही रिएक्शन आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगले जब भी लेक्चर हो, संडे हो जाए तो संडे, मंडे हो जाए तो मंडे, मंडे को मैं नहीं हूं इसलिए संडे को ही क्लास होगा, तो संडे के दिन हेलो एल्केन हेलो एरीन का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। 7 रिएक्शन है, 4 पढ़े हुए, 3 पढ़ना है। ठीक है, 3 रिएक्शन एक क्लास में आराम से हो जाएगा। दिसंबर में आपका सिलेबस को लेके काफी लोग चिंता जाहिर कर रहे थे, आप लोग शायद नहीं, मुझे बोला गया कि सर बच्चे पूछ रहे हैं सिलेबस कब होगा, दिसंबर में हो जाएगा।